हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। प्रोडक्शन को हमें बार बार रिवीजन करना है। ध्यान रखिएगा, मेटल कास्टिंग हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिफरेंट अलाउंसेस पढ़ रहे थे। अलाउंसेस में हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। तो उसके बारे में हमने डील किया था कि लिक्विड स्टेट में, सॉलिडिफिकेशन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में क्या होता है। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कूलिंग होती है, मटेरियल में श्रिंकेज होता है एंड ड्यू टू श्रिंकेज साइज ऑफ द कास्टिंग विल बी डिक्रीज, साइज ऑफ द कास्टिंग विल बी रिड्यूस। अब उस कंडीशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, जो आपका साइज डिक्रीज हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास, ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि लिक्विड स्टेट और जो सॉलिडिफिकेशन स्टेट होती है उसमें जो श्रिंकेज होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? वेरी गुड, हम राइजर यूज में लेते हैं। और राइजर का वॉल्यूम हम कैसे डिसाइड करते हैं? दिस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हमने बात की थी कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें जो श्रिंकेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, सॉलिड श्रिंकेज कहते हैं। और सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम किसका साइज इंक्रीज करते हैं? सर, हम साइज इंक्रीज करते हैं पैटर्न का। किसका इंक्रीज करते हैं? पैटर्न का साइज इंक्रीज करते हैं। एंड दिस सॉलिड श्रिंकेज विल बी एक्सप्रेस्ड इन लीनियर टर्म्स। ठीक है, पैटर्न मेकिंग जो अलाउंस होती है उसको हम लीनियर टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और ये मैक्सिमम किसके लिए होती है? ब्रास के लिए होती है। मिनिमम किसके लिए होती है? बिस्मुथ के लिए होती है। फिर हमने ग्रे कास्ट आयरन के बारे में आपको बताया था। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है? लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है? ग्रेफाइट फ्लेक्स के कारण होता है। तो जब लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में एक्सपेंशन होगा तो हमें राइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। लेकिन सॉलिड स्टेट में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। सॉलिड स्टेट में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमें पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने निकाला था रेशियो ऑफ द पैटर्न टू द रेशियो ऑफ द कास्टिंग, 1.01 वाला, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, 1.01 की क्यूब। उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा, आपको वो नोट याद रखना है। वो नोट क्या है? उस नोट का फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता है। इस नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपका ब्रास है, जो आपका मटेरियल है ब्रास, इसके लिए मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज होती है। क्या होती है? मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज होती है। मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज होने का मतलब क्या है? मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज होने का मतलब है कि ब्रास के लिए जो पैटर्न का साइज होगा वो मैक्सिमम होगा। पैटर्न साइज फॉर ब्रास विल बी मैक्सिमम, यानी अमंग ऑल द मटेरियल्स ब्रास के लिए पैटर्न का साइज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आपको क्या याद रखना है? इट हैज मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। इट हैज मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो अब बताओ, इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या बताने वाला हूं? इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं राइजर का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम किसके लिए होगा? इट विल बी मैक्सिमम फॉर एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि राइजर ही तो कंपनसेट करता है लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को। अमंग ऑल द मटेरियल्स एल्यूमिनियम की जो लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जो श्रिंकेज होती है वो मैक्सिमम होती है। उसको कंपनसेट करने के लिए जो हम राइजर यूज में लेते हैं उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट स्टील हैज maximum total shrinkage. Steel has maximum total shrinkage. So what do you mean by total shrinkage? Total shrinkage क्या होता है? देखिए, total shrinkage, बताइए total shrinkage क्या होगा? It is the total shrinkage from the pouring temperature to the ambient temperature.
तीन टाइप्स की होती है, बताइए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले लिक्विड श्रिंकेज, कौन सी श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, प्लस दूसरी कौन सी होती है, सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज, कौन सी होती है, सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज, प्लस थर्ड कौन सी होती है, सॉलिड श्रिंकेज, थर्ड कौन सी होती है, सॉलिड श्रिंकेज। सो स्टील हैज मैक्सिमम टोटल श्रिंकेज, जो इसकी टोटल श्रिंकेज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी अमंग ऑल द मेटल्स। तो ये 3 पॉइंट्स आपको फॉर द श्रिंकेज अलाउंस क्या रखने हैं, याद रखने हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द अलाउंस, और बताइए नेक्स्ट टाइप की अलाउंस कौन सी है, जल्दी से बताइए, बिना कॉपी में पीछे देखिए, नेक्स्ट टाइप की अलाउंस कौन सी है, बताइए। नेक्स्ट टाइप की आपकी जो अलाउंस है वो है टेपर और ड्राफ्ट अलाउंस। कौन सी अलाउंस, टेपर या फिर ड्राफ्ट अलाउंस, नाम से ही पता चल रहा है। जो आपकी सेकंड टाइप की जो अलाउंस है दैट इज योर टेपर अलाउंस। मतलब हम सर इसमें क्या करने वाले हैं, टेपर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, टेपर बनाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल डायग्राम से समझते हैं क्या होता है टेपर अलाउंस। देखिए आपके पास कोई एक मोल्ड बॉक्स है, दिस इज योर मोल्ड बॉक्स, इसमें आपके यहाँ पर एक पैटर्न है। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज योर पैटर्न, ये आपका पैटर्न है, ये आपकी मोल्डिंग सैंड है, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। अब आप क्या करते हो, उस पैटर्न को रिमूव करते हो। सो दिस विल बी द पैटर्न, ओके, एंड दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। आप पैटर्न को रिमूव करते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कैविटी, कैविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए पैटर्न की सरफेस और जो मोल्डिंग सैंड की जो सरफेस है इट इज पैरेलल टू ईच अदर, इट इज पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या होता है देखिए, अब इस पैटर्न को जब आप बाहर निकालोगे हो सकता है कि यहां पर जो कैविटी प्रोड्यूस हो रही हो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाए, एरर आ जाए, वो खराब हो जाए और आपका पैटर्न इजीली रिमूव ना हो पाए, आपका पैटर्न इजीली रिमूव ना हो पाए। तो फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, आपके पैटर्न को इजीली रिमूव करने के लिए आपके पैटर्न में टेपर अलाउंस प्रोवाइड की जाती है। और ये टेपर अलाउंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये टेपर अलाउंस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो मोल्डिंग सैंड की जो सरफेस है, ये जो मोल्डिंग सैंड की जो सरफेस है और ये जो आपकी पैटर्न की जो सरफेस है, इनके बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, इनके बीच में क्या हो जाए, कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। अब मैं एक दूसरा और एग्जांपल बनाता हूं और आप मुझे बताना कि किस एग्जांपल में से, दो एग्जांपल है यहां पर, किस एग्जांपल में से पैटर्न को रिमूव करना इजी होगा। दूसरा एग्जांपल कुछ उस तरीके से है, देखिए दिस इज योर मोल्डिंग बॉक्स एंड नाउ दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न एंड दिस इज योर मोल्डिंग सैंड, पैटर्न पैटर्न मोल्डिंग सैंड। सो दिस इज योर पैटर्न एंड दिस इज योर मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग मटेरियल भी कह सकते हो। बताओ दोनों में से पैटर्न को निकालना किसमें आसान है सर, इसमें। यही तो है कि जो हमने इसको टेपर बनाया है, जो हमने इसको टेपर बनाया है, ठीक है, जो हमने इसको टेपर बनाया है वो ही क्या है, टेपर अलाउंस तो है। लेकिन एक्चुअल में ये जो हम टेपर प्रोवाइड करते हैं इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ½ डिग्री टू 2 डिग्री, इतना ज्यादा नहीं होता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ½ डिग्री टू 2 डिग्री। पैटर्न अलाउंस ज्यादा नहीं होती, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। क्या करने के लिए बनाया है, समझाने के लिए बनाया है। एंड दिस टेपर अलाउंस, ठीक है, जो हम पैटर्न पर जो अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द टेपर अलाउंस। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल हाइट ऑफ द पैटर्न, कि आपके पैटर्न की हाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पैटर्न की हाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर पैटर्न जिस पर आपने पैटर्न अलाउंस प्रोवाइड की है और वो अलाउंस कौन सी है, वो है आपकी टेपर अलाउंस। वो अलाउंस कौन सी है आपकी, टेपर अलाउंस। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं अंदर वाले की, तो यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज एच, एच इज द हाइट। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो ये वाला जो थीटा होता है, ये वाला थीटा कह लो, चाहे ये वाला थीटा कह लो, क्लियर है, चाहे ये वाला थीटा कह लो, चाहे ये वाला थीटा कह लो, लेकिन हम सारे नहीं कहेंगे क्योंकि सारा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाला जो थीटा होता है या फिर ये वाला जो थीटा होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इन टर्म्स ऑफ द एक्स एंड एच, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, बताइए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, x, है ना, एंड व्हाट इज द बेस, h। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x डिवाइड बाय h, एंड दिस थीटा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/2 डिग्री टू 2 डिग्री। याद रखो तो रखने की कोशिश करना, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। टेपर अलाउंस के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, इतना आपको याद रखना है। बाहर की जो सरफेस है उस पर हम टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। एंड दिस अलाउंस, अगर मैं बात लिखूं, टेपर अलाउंस डिपेंड्स ऑन, टेपर अलाउंस किस पर डिपेंड करती है, टेपर अलाउंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, टेपर अलाउंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ पैटर्न, कि आपके पैटर्न की वर्टिकल हाइट कितनी है उस पर आपकी डिपेंड करती है टेपर अलाउंस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ द अलाउंस, आपकी अलाउंस का थर्ड टाइप अब आने वाला है, और वो थर्ड टाइप क्या है जल्दी से बताइए, बिना कॉपी में पीछे देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए जो थर्ड टाइप की जो अलाउंस थी वो क्या थी, थर्ड टाइप की अलाउंस क्या थी, बताइए जल्दी से बता दीजिए। थर्ड टाइप की अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनिंग अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है दैट इज योर मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग मतलब मशीनिंग करने से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मशीनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों मशीनिंग करनी पड़ी कास्टिंग के ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज मैंने डिसएडवांटेज में एक डिसएडवांटेज लिखाया है दैट द कास्टिंग ऑब्जेक्ट हैव पुअर सरफेस फिनिश। कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेस फिनिश होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। और मशीनिंग हम कहाँ करते हैं, मशीन टूल पर करते हैं। वी विल रिमूव द मटेरियल, एक्सेस मटेरियल प्रोवाइडेड ऑन योर ऑब्जेक्ट। और ये एक्सेस मटेरियल हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मशीनिंग अलाउंस में मटेरियल रिमूव होता है। अगर हम एक्सेस मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मशीनिंग करने के कारण ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस वी विल प्रोवाइड द मशीनिंग अलाउंस ऑन द पैटर्न। So now let's understand it with the help of a very simple example. देखिए ये कोई आपका एक मोल्डिंग बॉक्स है, दिस इज योर मोल्डिंग बॉक्स। इसमें आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आपकी मोल्डिंग सैंड है, सो दिस विल बी द मोल्डिंग सैंड। अब मैंने पैटर्न निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है, पैटर्न निकाल दिया है। ये आपकी कास्टिंग है, ठीक है। ये रेड कलर वाली क्या है आपकी कास्टिंग। पैटर्न को निकाल दिया है मैंने, कैसे भी निकाला हो। सो दिस इज योर मोल्डिंग सैंड, बेकिंग सैंड भी कह सकते हो इसे। बेकिंग सैंड मतलब जो क्या करती है, सपोर्ट करती है। कास्टिंग को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सैंड कहते हैं। तो जब मैं इस कास्टिंग को बाहर निकालूंगा और ऑब्जर्व करूंगा तो इसकी सरफेस फिनिश हमें देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसकी सरफेस फिनिश हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है। अगर ज्यादा रफली हो चुका है ये, अगर इसी साइज की मैं कास्टिंग बाहर निकालूं, सपोज दिस इज योर कास्टिंग, तो देखो आपकी कास्टिंग कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे ऐसे। सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका जो लिक्विड मेटल था इट विल बी इन कॉन्टेक्ट विद द बेकिंग सैंड। बेकिंग सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कोर्स,
कोर्स पार्टिकल्स होने के कारण जो आपकी आउटर सरफेस होती है कास्टिंग की, उसकी सरफेस फिनिश डिक्रीज हो जाती है और वो पुअर हो जाती है, खराब हो जाती है। अब ये जो आपका कास्टिंग है, ऐसी कास्टिंग अगर आप किसी कस्टमर को दोगे तो वो नहीं लेगा, वो तो कहेगा मुझे तो बेटर सरफेस फिनिश वाली कास्टिंग चाहिए, बेटर सरफेस फिनिश वाला प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी करते हैं मशीनिंग। हम इसकी क्या करते हैं, मशीनिंग। तो मशीनिंग करने से क्या होगा, मशीनिंग करने से हम इसका मटेरियल रिमूव करेंगे, और मटेरियल रिमूव करने से क्या होगा, इसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो जाएगी। तो जब हम इसका मटेरियल रिमूव करेंगे तो मटेरियल रिमूव करने से इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा ना, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब इस साइज डिक्रीज होने को ओवरकम करने के लिए हम पैटर्न पर ही, किस पर, पैटर्न पर ही मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। किस पर अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, पैटर्न पर ही मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। मशीनिंग करने से जो एक्सटर्नल डायमेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं मशीनिंग अलाउंस नहीं बोल रहा हूं। मशीनिंग करने से जो एक्सटर्नल डायमेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और अब मैं आपसे पूछता हूं इंटरनल डायमेंशंस पर क्या इफेक्ट आता है। सपोज आपके पास एक होलो सिलेंडर है, अगर मैं बाहर से मशीनिंग करूंगा तो इसका आउटर डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। बाहर से मशीनिंग करने पर आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। DO विल बी डिक्रीज ड्यू टू मशीनिंग। सिंपल सा है, बाहर से मेटेरियल रिमूव करो, अंदर से मेटेरियल रिमूव करोगे तो क्या होगा। सो दिस इज योर इनर डायमीटर। तो जब हम मशीनिंग करेंगे तो इनर डायमीटर विल बी इंक्रीज, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन ड्यू टू मशीनिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब हमें एक्सटर्नल डायमेंशन पर भी क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें इंटरनल डायमेंशंस पर भी क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मशीनिंग अलाउंस जब हम प्रोवाइड करते हैं पैटर्न पर, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर मशीनिंग अलाउंस, आफ्टर मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करने के बाद जो इंटरनल डायमेंशंस होती है, जो इंटरनल डायमेंशंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, तो मशीनिंग अलाउंस जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा। सो से फॉर एग्जांपल दिस रेड कलर इज योर एक्स्ट्रा मटेरियल। तो जब हम यहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे तो जो आपका इनर डायमीटर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंटरनल डायमेंशंस विल बी डिक्रीज। अब मैं आपसे खुद से एक क्वेश्चन पूछता हूं, what will be effect on the external dimensions। एक्सटर्नल डायमेंशंस पर क्या इफेक्ट होगा, एक्सटर्नल डायमेंशंस पर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम यहां पर मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर, तो एक्सटर्नल सरफेस पर मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करने के लिए हमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मटेरियल। सो दिस विल बी द एक्स्ट्रा मटेरियल, दिस विल बी द एक्स्ट्रा मटेरियल। सो ये रहा एक्स्ट्रा मटेरियल ब्लू कलर। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग द मशीनिंग अलाउंस इंटरनल डायमेंशंस will be decreases. I am considering here dimensions. After providing machining allowance, internal dimension will be decreases, where the external dimensions जल्दी से बता दीजिए increases. Very good. और यही एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे? स्टेटमेंट में पूछा जाता है। और स्टेटमेंट में भी कैसे पूछेंगे? Which of the following statements are correct? Which of the following statements are incorrect? So after providing the machining allowances, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करने के बाद जो आपका पैटर्न होगा उसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस तो इंक्रीज हो जाएगी, वेयर एज द इंटरनल डायमेंशंस विल बी डिक्रीज। सो लेट्स कम टू ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, और जो आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जा चुका है। और देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है, अब हम उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा कि आपको एक फिगर दिया होगा। क्या दिया होगा एग्जाम में? फिगर या फिर डायमेंशन दे रखी होगी। से फॉर एग्जांपल हम एक होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम एक होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैसी कास्टिंग है? होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग।
होलो। होलो इसलिए ताकि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस पर इफेक्ट पता चल जाए। अब देखिए यहां पर क्या क्या डाटा दिया हो सकता है। आउटर डायमीटर दिया हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आउटर डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 100 mm। इनर डायमीटर दिया हो सकता है, इनर डायमीटर विल बी इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 50 mm। फिर दिया हो सकता है लेंथ, क्या लेंगे लेंथ बताइए, लेंथ ले लीजिए आप 500 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में ये गिवन होगा मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीनिंग अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनिंग अलाउंस क्वेश्चन में गिवन होगा लेट्स 2 mm पर सरफेस, यानी एक सरफेस पर हम 2 mm का एक्स्ट्रा मटेरियल डालेंगे, 2 mm थिकनेस का एक्स्ट्रा मटेरियल डालेंगे ताकि मटेरियल रिमूव करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड डायमेंशन से कम ना हो, ठीक है। तो इट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द mm पर सरफेस, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मशीनिंग अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ mm पर सरफेस। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाऊं तो ऑब्जेक्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये आपका होलो सिलेंडर हो गया, ये इनर डायमीटर है एंड दिस इज योर आउटर डायमीटर, ठीक है। ये आपकी लेंथ है, सो दिस इज योर लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है 500 mm, दिस इज योर 500 mm। अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पैटर्न। अब मैं बात कर रहा हूं, सो दिस इज योर फॉर कास्टिंग। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर पैटर्न। पैटर्न की डायमेंशंस क्या क्या होगी, तो सबसे पहले मैं लेता हूं लेंथ। लेंथ क्या होगी बताइए जल्दी से, लेंथ 500 mm से ज्यादा होगी या कम ज्यादा होगी। 500 mm लेंथ है, 500 mm लेंथ है। इसके इस सरफेस पर भी हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, पीछे वाली सरफेस पर भी मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। ये सिलेंडर है ना, इसके इस सरफेस पर भी हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, इधर वाली सरफेस पर भी हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। सो इतना टोटल है 500 mm, तो इधर वाला 2 mm, इधर वाला 2 mm, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 4 mm, सो 2 + 2 सो दैट विल बी इक्वल टू 504 mm। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ लेंथ के बाद अगर हम बात करते हैं आउटर डायमीटर की, ये तो आप खुद समझ गए होंगे आउटर डायमीटर कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आउटर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन आते हुए भी गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा इंक्रीज, इधर से कितना इंक्रीज हुआ 2 mm, इधर से कितना इंक्रीज हुआ 2 mm। कई बार जल्दबाजी में हम करके कितना आ जाते हैं सिर्फ 2 mm, इधर वाले 2 mm को हम भूल जाते हैं। तो आउटर डायमीटर कितना होगा, देखिए आउटर डायमीटर अभी कितना है 100 mm, सो दिस विल बी 100 mm + 2 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 104 mm। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां भी मोस्ट ऑफ द टाइम गलती हो सकती है, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर में क्या होगा, इनर सरफेस पर हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड करेंगे तो ये तो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था 50 mm, 2 mm इधर से डिक्रीज होगा, 2 mm इधर से डिक्रीज होगा, तो कितना डिक्रीज होगा बताइए। सो दिस विल बी 50 mm -2 यानी 50 - 4 इक्वल्स टू 46 mm, इक्वल्स टू 46 mm। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है खुद को करना है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन में अब मैं क्या कर रहा हूं, आपकी कास्टिंग की जो ज्योमेट्री है वो चेंज कर रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, एक क्यूबिकल कास्टिंग यूज में ले रहा हूं। अब मैं सिर्फ यहां पर ही लिखूंगा डायमेंशन और डायग्राम में ही, अब सोल्व नहीं करूंगा मैं डायमेंशन, ठीक है। सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द फाइनल डायमेंशंस ऑफ द पैटर्न, नॉट द कास्टिंग। सो दिस इज योर कास्टिंग,
फाइनल कास्टिंग। अब चलो ऊपर एक होल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी डायमेंशंस क्या है देखिए, क्यूबॉइड ले लीजिए। सो से फॉर एग्जांपल इसकी आपकी 100 mm, इसकी आप ले लीजिए 80 mm, या आप ले लीजिए 120 mm। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस होल का आप डायमीटर ले लीजिए 5, या आप ले लीजिए से फॉर एग्जांपल 10 mm। यहां पर हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं इनर और आउटर सरफेस दोनों पर, बिल्कुल। और ये जो मशीनिंग अलाउंस है, ये जो मशीनिंग अलाउंस हमने प्रोवाइड की है, इसकी वैल्यू क्या है देखिए। मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू भी चलो चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स 1 mm पर सरफेस, ठीक है। तो अब देखिए जो आप पैटर्न बनाएंगे, अब मैं ब्लैक कलर का पैटर्न बना रहा हूं। सो दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न है, और इस पैटर्न का साइज होगा मोर देन द फाइनल साइज ऑफ द कास्टिंग। यहां पर एक होल होगा बड़ा, है ना? बड़ा होगा क्या? गलत, छोटा होगा। गलतियां नहीं करनी है। ये वाली वैल्यू क्या होगी जल्दी से बता दीजिए। 100 प्लस इधर वाली सरफेस का 1 mm, इधर वाली सरफेस का 1 mm, दैट इज योर 100 प्लस 2, 102 mm। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 82 mm। कितना हो जाएगा? 82 mm। इधर वाला कितना होगा बताइए? ये वाली वैल्यू क्या होगी? वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस हाइट? 120 प्लस 2, 122 mm। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 mm पर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के अलाउंस प्रोवाइड की है। 82 mm में हमने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के अलाउंस जोड़ दी है। 120 में क्या हो रहा है? आपने टॉप वाली साइड और बॉटम वाली साइड दोनों के अलाउंस जोड़ दी है। इसमें छोटा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर मटेरियल ऐड किया ना, और मटेरियल ऐड करने के कारण क्या होगा? इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी? कम। इंटरनल सरफेस की डायमेंशंस कम हो जाएगी। और ये कितनी कम होगी बताइए? 10 - 2, ये 8 mm का हो जाएगा, ठीक है। जिनका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिनका ये नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। सो दिस इज योर मशीनिंग अलाउंस। यहां पर आपकी मशीनिंग अलाउंस क्या होती है? कंप्लीट होती है। मशीनिंग अलाउंस के बाद जो नेक्स्ट टाइप के जो अलाउंस है, दैट इज योर शेक और रैपिंग अलाउंस। कैसी अलाउंस है? शेक और रैपिंग अलाउंस। अब देखिए जैसे जैसे मैं अलाउंस पढ़ा रहा हूं, तो जिस अलाउंस की मैं बात करता हूं, क्या उससे पिछली वाली अलाउंस की मैं बात करता हूं? नहीं। जैसे मैंने मशीनिंग अलाउंस पढ़ाया तो मैं बाकी सभी अलाउंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने श्रिंकेज अलाउंस को बताया, बाकी सभी अलाउंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे मैंने टेपर अलाउंस बताया, बाकी सभी अलाउंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो जब आप अलाउंस की स्टडी कर रहे हो इंडिविजुअली, तो बाकी सभी अलाउंस को आप नेग्लेक्ट करोगे। लेकिन जब आप फाइनल कास्टिंग के लिए पैटर्न डिजाइन कर रहे हो, तो सभी अलाउंस को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, तो बाकी अलाउंसेस को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर अलाउंस इज 4th नंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर शेक और रैपिंग अलाउंस। शेक और रैपिंग अलाउंस। इट इज ऑल्सो फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न। पैटर्न के इजी रिमूवल के लिए पैटर्न की सरफेस और आपकी जो मोल्ड सैंड है उसकी सरफेस के बीच में गैप होना चाहिए। कैसे? देखिए बहुत इजी है ये भी। से फॉर एग्जांपल ये आपका मोल्ड बॉक्स है, इसमें आपका एक ये पैटर्न है। क्या है ये? पैटर्न। यहां पर आपकी मोल्डिंग सैंड है, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। ये क्या है? आपकी मोल्डिंग सैंड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मोल्डिंग सैंड में कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है, एडेसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडेसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखेंगे, मोल्डिंग सैंड में एक एडेसिवनेस प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के कारण जब हम रैपिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन सा फोर्स? रैपिंग फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं हम? रैपिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो रैपिंग फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है? मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स है वो आपके पैटर्न से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये चिपक गए क्यों? क्योंकि एडेसिवनेस, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स,
नाम सुना होगा आपने, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वही चीज है ये। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स वही चीज है ये। तो जो आपका पैटर्न है उसका सरफेस और जो आपके मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स हैं ये चिपक जाते हैं। अब हम ऐसे ही अगर पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे तो आपका जो कैविटी है वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएगी। जिस डायमेंशंस की हम कैविटी बनाना चाहते थे उस डायमेंशन की कैविटी नहीं बनेगी। सो टू मेक द गैप बिटवीन द सरफेस ऑफ द पैटर्न एंड द मोल्डिंग सैंड, यानी आपका पैटर्न का सरफेस और आपके मोल्डिंग सैंड के सरफेस के बीच में गैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं और उसे हम कहते हैं शेकिंग। क्या कहते हैं? शेकिंग। तो शेकिंग करने के कारण ये जो आपका पैटर्न होगा ये अंदर वाइब्रेट करेगा। जब ये अंदर वाइब्रेट करेगा तो कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। करके देखना, गीली मिट्टी लेना, अंदर हाथ डालना, ऊपर पूरी मिट्टी रख देना, कैविटी बनाने देना। उसके बाद हाथ को ऐसे धीरे 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 हिलाना। तो जब आपको हाथ को ऐसे धीरे 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 हिलाओगे तो जो आपके हाथ पर मिट्टी चिपकी हुई थी, जो मोल्डिंग सैंड आपके हाथ पर स्टिक हो गई थी, वो अलग हो जाएगी और जो कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और आप हाथ को आसानी से बाहर निकाल दोगे। ऐसा आपने बचपन में किया भी होगा कि घर बनाते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर धीरे 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 निकाल देते हैं। वही काम हम यही करते हैं, बस ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती है। अब मैं इसको क्या करता हूं, रैपिंग करता हूं, शेकिंग करता हूं। सो आफ्टर शेकिंग, हिलाने के बाद क्या होगा, देखो हिलाने के बाद आपका कुछ पैटर्न इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस इज योर मोल्डिंग बॉक्स, दिस इज योर पैटर्न। ये क्या है आपका, बाकी सभी अलाउंसेस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं और यहां पर आपकी बन जाएगा एक गैप और ये क्या होगी आपकी मोल्डिंग सैंड। अब आप पैटर्न को इजीली रिमूव कर सकते हो, पैटर्न को क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। यहां पर ये गैप बन चुका है, ये क्या बन चुका है, गैप। और यही गैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेकिंग। और गैप बनने के कारण क्या हो रहा है, गैप बनने के कारण आफ्टर शेकिंग कैविटी साइज विल बी इंक्रीज, कैविटी साइज विल बी इंक्रीज। से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते थे 100 mm का, सो दिस इज योर पैटर्न ऑफ 100 mm। पैटर्न को बाहर निकालने के लिए हिलाया, तो जब आप इसको हिलाओगे तो जो कैविटी बनेगी वो 100 mm से ज्यादा बनेगी। से फॉर एग्जांपल आपकी कैविटी कितने की बनी, कैविटी बनी आपकी 102 mm की। बाकी सभी अलाउंस को नेग्लेक्ट करो। तो जब आपकी कैविटी 102 mm की बनी है तो आपकी कास्टिंग की भी किसकी बनेगी, 102 mm की। बाकी सभी अलाउंस नेग्लेक्ट कर दो, श्रिंकेज वगैरह सब। लेकिन हम कास्टिंग कितने की बनाना चाहते थे, 100 mm की बनाना चाहते थे। तो 100 mm की कास्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। पैटर्न को हम बनाएंगे से फॉर एग्जांपल 98 mm का। कितने का, 98 mm का। 98 mm का बनाने के बाद जब हम इसकी शेकिंग करेंगे तो ये पैटर्न कैविटी के साइज को इंक्रीज कर देगा और आपकी कैविटी कितने की बन जाएगी बताइए, 100 mm की। और आपका प्रोडक्ट भी हमें कितने का चाहिए, 100 mm का चाहिए। सिर्फ एक ही ऐसी अलाउंस है जिसमें हम पैटर्न के साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज। पैटर्न का साइज कितना था, 100 mm, हम इसे क्या कर देते हैं, डिक्रीज। लेकिन बाकी सभी अलाउंसेस में, मशीनिंग अलाउंस में, श्रिंकेज अलाउंस में हम पैटर्न के साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज। सिर्फ एक ही ऐसी अलाउंस है, शेक और रैपिंग अलाउंस, जिसमें हम पैटर्न के साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण शेक और रैपिंग अलाउंस को हम कहते हैं नेगेटिव अलाउंस। क्या कहते हैं, नेगेटिव अलाउंस। इट इज ऑल्सो नोन एज ए नेगेटिव अलाउंस। ये हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न some gap is required between the pattern and the molding sand. To create this gap, this mold box will be shake with the help of a shaker machine. And due to this shaking what will happen, size of the cavity will be increased
and due to increase in the size of the cavity, size of the casting will be increased, and in order to overcome this, we will decrease the size of the pattern. We will decrease the size of the pattern, and this allowance is known as a shaking or a wrapping allowance. Because we are decreasing the size of the pattern, that's why it is known as a negative allowance. याद रख लेना, negative allowance. क्या याद रखना है हमें? नेगेटिव अलाउंस हमें याद रखना है. आई होप यहां तक आपको शेक और रैपिंग अलाउंस क्लियर हो चुकी होगी. नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ द अलाउंस, दैट इज योर डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस. जो आपके लास्ट टाइप के जो अलाउंस है, दैट इज योर डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस. ठीक है, डिस्टोर्शन मतलब क्या होता है? चेंज इन द शेप. और ये शेप क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीनियर डायमेंशन. जो अब हम फिफ्थ टाइप के अलाउंस पढ़ने वाले हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टोर्शन अलाउंस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए डिस्टोर्शन अलाउंस. डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन शेप, शेप में चेंज हो जाना. ठीक है, और ये शेप में चेंज क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर डायमेंशंस. इसको हम देखिए कैसे समझ सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आपको एक कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो कुछ इस शेप की, तो जिस शेप की आप कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो, अगर आपने उसी शेप का पैटर्न बनाया है और उसी शेप की कैविटी बनाई है, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन देखते हैं क्या होता है. देखिए ये कोई एक पैटर्न है और इसी पैटर्न के शेप की आप क्या बनाना चाहते हो? कास्टिंग बनाना चाहते हो. ठीक है, दिस इज योर पैटर्न. इस पैटर्न की हेल्प से आप क्या करोगे? इस पैटर्न की हेल्प से आप बनाओगे कैविटी. क्या बनाओगे? कैविटी. जब इस शेप में कैविटी बनेगी और इस शेप में लिक्विड मेटल जब हम फिल कर देंगे, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? देखिए अब मैं बात करने वाला हूं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन. जब आपकी कास्टिंग पूरी सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है कास्टिंग का, ये डिस्टोर्ट हो जाएगा. इसमें कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन. आफ्टर डिस्टोर्शन इट विल बी शोन लाइक दैट. डिस्टोर्शन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा. देखिए, ठीक है, बनाना चाहते थे हम राइट एंगल पर, बिल्कुल हम राइट एंगल पर बनाना चाहते थे, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में क्या हो गया है? डिस्टोर्शन हो गया है. इस डायरेक्शन में क्या हो गया है? डिस्टोर्शन हो गया है. इसी डिस्टोर्शन को ओवरकम करने के लिए, इसी डिस्टोर्शन को ओवरकम करने के लिए पैटर्न में जो हम अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्टोर्शन अलाउंस. उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टोर्शन अलाउंस कहेंगे. ठीक है, तो अब देखिए इसमें डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है. डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है. तो डिस्टोर्शन अलाउंस हम किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन. सो दिस होल थिंग इज हैपनिंग विदाउट डिस्टोर्शन अलाउंस. विदाउट डिस्टोर्शन अलाउंस. अब हमें डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करनी है इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन. अब देखिए ये आपके क्या थे? वर्टिकल लेंथ थे. इनमें क्या हो रहा था? डिस्टोर्शन हो रहा था बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो हम डिस्टोर्शन अलाउंस किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे? पैटर्न पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन. डिस्टोर्शन अगर बाहर की तरफ हो रहा है, तो डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड होगी पैटर्न पे अंदर की ओर. किस ओर प्रोवाइड होगी? अंदर की ओर. तो जब मैं डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जब मैं डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैं पैटर्न को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा. देखिए पैटर्न को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं पैटर्न में पहले ही डिस्टोर्शन प्रोवाइड कर दूंगा. पैटर्न में मैं पहले ही डिस्टोर्शन प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आफ्टर डिस्टोर्शन जो डिजाइन हम चाहते हैं उसी डिजाइन का प्रोडक्ट हमें मिल जाए. तो हमने क्या किया है? दिस इज योर पैटर्न. पैटर्न में हमने पहले ही डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करी है. डिस्टोर्शन अलाउंस, डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन कैसी होती है?
opposite to the direction of distortion, opposite to the direction of distortion। और डिस्टोर्शन की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन, बाहर की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन। ये भी मैं कह सकता हूं कि यहां बाहर की तरफ डिस्टोर्शन हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन। चाहे आप डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन यहां शो कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन यहां शो कर दीजिए, हमें क्या याद रखना है, द डिस्टोर्शन अलाउंस विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन। मतलब अगर डिस्टोर्शन बाहर की तरफ हो रहा था तो डिस्टोर्शन अलाउंस हमने प्रोवाइड कर दी अंदर की तरफ। अब क्या होगा, देखिए इस शेप की ही कैविटी बनेगी, इसमें हम लिक्विड मेटल फिल करेंगे। लिक्विड मेटल फिल करने के बाद क्या होगा, जब ये सॉलिडिफाई होगा, जब ये कास्टिंग बन जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा इस डायरेक्शन में। हमने लिक्विड मेटल फिल किया इस डायरेक्शन में, डिस्टोर्शन होगा अब इस डायरेक्शन में। डिस्टोर्शन तो होना ही होना है, लेकिन हम पहले ही क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सो दैट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इट विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। सो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, आपकी जो कास्टिंग होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगी। सो दिस विल बी योर कास्टिंग, दिस विल बी योर कास्टिंग। ये क्या होगी आपकी कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। दिस इज योर कास्टिंग विदाउट डिस्टोर्शन अलाउंस, दिस इज योर कास्टिंग विद डिस्टोर्शन अलाउंस। तो जो हम ये डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये किस पर डिपेंड करती है, दिस डिस्टोर्शन अलाउंस विल बी डिपेंड अपॉन L/T रेशियो, दैट इज लेंथ टू थिकनेस रेशियो। व्हाट इज द लेंथ of the object and what is the thickness of the object. So let's say assume कि इसकी लेंथ है, this length is L1 and this length is L2 and this thickness is T. So the distortion allowance provided on the pattern will be depend upon L/T ratio. And what is L/T ratio? L/T ratio is the length to thickness ratio. यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन यही आने वाला है कि डिस्टोर्शन अलाउंस की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन, एंड दिस डिस्टोर्शन अलाउंस विल डिपेंड अपॉन लेंथ टू थिकनेस रेशियो। इतना याद कर लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ द डिस्टोर्शन अलाउंस। डिस्टोर्शन अलाउंस का अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं कि डिस्टोर्शन अलाउंस हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन। कहने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हमें पता चल गया कि डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उस इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल से समझ रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये आपका कोई पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। पहले मैं आपको बताऊंगा विदाउट डिस्टोर्शन अलाउंस कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड कर देता हूं तब आपकी कास्टिंग कैसी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज योर पैटर्न, और इसी पैटर्न के जैसी आपकी कैविटी बनेगी। कैविटी मतलब खाली जगह जिसमें हम लिक्विड मेटल फिल करते हैं। सो दिस इज योर पैटर्न एंड दिस कंडीशन इज विदाउट डिस्टोर्शन अलाउंस। तो जब इस पैटर्न की कास्टिंग बनेगी, इस पैटर्न से जब कैविटी बनेगी, कैविटी में जब हम लिक्विड मेटल फिल करेंगे, लिक्विड मेटल जब आपका सॉलिडिफाई होगा, सो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होगा। और डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अब देखिए ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जो नीचे वाला होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, नीचे वाला होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि उसमें
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। किस तरीके से? अब मैं बना रहा हूं वो देखिए, उस तरीके से। सो दिस विल बी द डिस्टोर्शन इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिस्टोर्शन अलाउंस। डिस्टोर्शन तो होगा ही होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन इज this is the direction of distortion, direction of distortion। अब हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पैटर्न पर, कहां पर? पैटर्न पर डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द कास्टिंग, कास्टिंग विद डिस्टोर्शन। लेकिन हम चाहते हैं कि कास्टिंग में डिस्टोर्शन हो ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस पैटर्न पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। और देखिए किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं विद डिस्टोर्शन अलाउंस, विद डिस्टोर्शन अलाउंस। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। डिस्टोर्शन किस पार्ट में हो रहा है? बॉटम वाले पार्ट में हो रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले पार्ट पर डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और डिस्टोर्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस पार्ट को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्ट को देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो हम डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन। सो दिस विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन। बिल्कुल सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं पैटर्न पर, दिस इज द डिस्टोर्शन अलाउंस, दिस इज द डिस्टोर्शन अलाउंस। ये क्या है? आपका पैटर्न है। तो जैसा पैटर्न होगा वैसे ही आपकी कैविटी होगी, और उसी शेप की कैविटी में आपका लिक्विड मेटल फिल होगा। एंड आफ्टर फिलिंग द लिक्विड मेटल वी विल अलाउड इट टू सॉलिडिफाई। एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? डिस्टोर्शन तो होगा ही होगा। और डिस्टोर्शन की डायरेक्शन क्या है? ये डिस्टोर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन डिस्टोर्शन की डायरेक्शन क्या है? ये वाली है। अब देखिए आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? डिस्टोर्शन तो होगा, लेकिन अब कैसे होगा? पहले तो हमने इसको डिस्टोर्शन अलाउंस ऐसे प्रोवाइड कर दिया, तो जब डिस्टोर्शन होगा तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। हमने क्या किया? डिस्टोर्शन ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब डिस्टोर्शन होगा तो ये वापस सीधा हो जाएगा। यहां पर भी हमने डिस्टोर्शन ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दिया, तो जब डिस्टोर्शन होगा तो वापस ऐसा हो जाएगा। ये तो हमने डिस्टोर्शन खुद प्रोवाइड किया है, और ये डिस्टोर्शन नेचुरली हो रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? आफ्टर सॉलिडिफिकेशन योर कास्टिंग विल बी शोन लाइक दैट। ठीक है, आपकी कास्टिंग हो जाएगी ऐसी, आपकी कास्टिंग हो जाएगी ऐसी, क्योंकि हमने डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड किया है। किस डायरेक्शन में? बार बार मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टोर्शन अलाउंस will be provided in the opposite to the direction of the distortion। तो डिस्टोर्शन तो होना ही होना है, और डिस्टोर्शन होने के बाद जिस शेप में आप अपना ऑब्जेक्ट चाहते हो उसी शेप में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो दिस इज योर कास्टिंग, दिस इज योर कास्टिंग। तो ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। 5 टाइप की जो अलाउंस है ये कौन कौन सी थी? श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, पैटर्न के साइज को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद क्या था बताइए? उसके बाद था टेपर अलाउंस, पैटर्न की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको हम टेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेपर बनाएंगे, इन ऑर्डर टू द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्डिंग सेट। उसके बाद मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस हमने क्यों प्रोवाइड की? जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि सरफेस फिनिश पुअर होती है, और सरफेस फिनिश पुअर होने के कारण हम क्या करते हैं? मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशंस विल बी इंक्रीज डायमेंशंस, वेयर द इंटरनल डायमेंशंस विल बी डिक्रीज। उसके बाद क्या था बताइए? उसके बाद था शेकिंग और रैपिंग अलाउंस, नेगेटिव अलाउंस। और उसके बाद ये लास्ट वाली जो अलाउंस थी दैट इज योर डिस्टॉर्शन एंड कैम्बर अलाउंस, विच इज कैम्बर अलाउंस, विच इज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्टॉर्शन। तो यहां तक आपका टाइप्स ऑफ अलाउंसेस कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर पैटर्न मटेरियल। आपका पैटर्न का मेटेरियल क्या होता है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर
पैटर्न मटेरियल। ऑब्जेक्ट तो बना ही बना रहे हो, पैटर्न भी तो बनाना पड़ेगा ना। और ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये किस मटेरियल का बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है, जो मटेरियल आप चाहो उस मटेरियल का बनाइए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। आप मास प्रोडक्शन करना चाहते हो, बैच प्रोडक्शन करना चाहते हो, या स्मॉल प्रोडक्शन करना चाहते हो, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, छोटे साइज का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, सिंपल शेप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दैट हम पैटर्न मटेरियल को चूज करेंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें पैटर्न मटेरियल को, तो पैटर्न को बनाने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, पैटर्न को बनाने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। टीक, महागनी, देवदार, ये सभी वुड हम पैटर्न बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। ध्यान रखना, वुड में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, तो जो वुड से जो पैटर्न बनेगा उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मोल्डिंग सैंड के मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन हो जाएगा। दैट्स वाई वुड से बने पैटर्न को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए वुड का यूज हम नहीं कर सकते। तो सर मास प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेटेलिक पैटर्न्स का। किसका यूज करते हैं? मेटेलिक पैटर्न्स का। एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ठीक है, इन सब का पैटर्न आप यूज में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जो मेटल से बनेगा वो होगा M फॉर मेटल, M फॉर मास प्रोडक्शन। तो अगर मेटल से मास प्रोडक्शन है तो फॉर वुड स्मॉल प्रोडक्शन, फॉर वुड स्मॉल प्रोडक्शन। एल्यूमिनियम ले सकते हो, कास्ट आयरन ले सकते हो, ब्रास ले सकते हो, ठीक है, जो चाहो वो ले सकते हो। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेटेलिक पैटर्न बनाने के लिए भी हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो आपको उसका पैटर्न बनाना है, लेकिन क्या वो पैटर्न अवेलेबल है? नहीं है। वो पैटर्न या तो आप बनाओगे वुड का या बनाओगे आप मेटल का। तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जब हम मेटेलिक पैटर्न बनाते हैं तो मेटेलिक पैटर्न को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मेटेलिक पैटर्न को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड भी कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम अदर मेटेलिक पैटर्न भी कर सकते हैं। तो देखिए, से फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, या आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप किसका ऑब्जेक्ट लेंगे? ये ले लीजिए आप स्टील का। स्टील का ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो 20 mm पर मीटर, ठीक है, याद रखिए। इसकी जो डायमेंशन है एक ही डायमेंशन में इंडिकेट कर रहा हूं, दैट इज योर 100 mm। 100 mm क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए 1 मीटर में हम स्टील के लिए, फॉर स्टील कितना अलाउंस प्रोवाइड करते थे बताइए, है ना? 20 mm। कितना mm? 20 mm। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या था? ब्रास, उसके ऊपर क्या था? स्टील, उसके ऊपर क्या था? कॉपर, उसके ऊपर क्या था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कितना था? 13 mm। कितना था? 13 mm, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मीटर के लिए 20 mm, 1000 mm के लिए 20 mm। 1 मीटर में कितने mm होता है? 1000। सो फॉर 100 mm, 100 mm के लिए कितना होगा? 2 mm। यानी स्टील को जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे। उसका जो पैटर्न का जो साइज होगा, इस ऑब्जेक्ट को जो कि हम स्टील का बना रहे हैं, इसका जो पैटर्न होगा उसका साइज कितना होगा बताइए? उसका साइज इससे ज्यादा होगा, और वो साइज कितना होगा? 100 mm प्लस 2 mm। 100 mm प्लस 2 mm, दैट इज 102 mm। 102 mm। यानी आपको ये ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो स्टील का जिसकी डायमेंशन 100 mm है,
तो उसका पैटर्न आप कितने का बनाओगे? 102 mm का। क्लियर है? सो दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न। अगर आप ये पैटर्न मान लो मेटल का बनाना चाहते हो, किसका बनाना चाहते हो? मेटल का। से फॉर एग्जांपल आप किसका बनाओगे? आप बना लीजिए एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हो एल्यूमिनियम, पैटर्न क्या बनाना चाहते हो? एल्यूमिनियम का। सबसे नीचे क्या था? ब्रास। ऊपर क्या था? स्टील। उसके ऊपर क्या था? कॉपर। उसके ऊपर क्या था? एल्यूमिनियम। जल्दी से बताइए, ब्रास के लिए कितना था? 23 mm पर मीटर। स्टील के लिए कितना था? 20 mm पर मीटर। कॉपर के लिए कितना था? 17 mm पर मीटर। एल्यूमिनियम के लिए कितना था? 14 mm पर मीटर। कास्ट आयरन के लिए कितना था? कास्ट आयरन के लिए कितना था? 10 mm पर मीटर। आ रहा है कुछ याद? बिल्कुल। कास्ट आयरन के ऊपर क्या था? व्हाइट मेटल, 5 mm पर मीटर। बिस्मथ के लिए कितना था? 0 mm, नेग्लेजिबल। चलो, ये आप फॉर द कैलकुलेशन पर्पस मैं ये पैटर्न बनाना चाहता हूं कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का। अब इस कास्ट आयरन के पैटर्न को बनाने के लिए भी मैं एक पैटर्न यूज में लूंगा। सो दिस इज योर पैटर्न, सेकंड पैटर्न विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द पैटर्न फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टील। अब आप ये कास्ट आयरन का जो पैटर्न बनाना चाहते हो कितने mm का? 102 mm का। ठीक है, तो कास्ट आयरन की अब मैं बात करता हूं। कास्ट आयरन में देखिए क्या है? 10 mm पर मीटर, यानी 1000 mm के लिए हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 10 mm। तो 102 mm के लिए कितना प्रोवाइड करेंगे? सो फॉर 102 mm इट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू 102। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। so this will be 0 to 0 will be cancel out, and for 102 mm we will provide 1.02 mm pattern making allowance. so ये कितना का बनेगा? ये 102 प्लस 1.02 mm का बनेगा। ठीक है, देख लो डिफरेंट प्रोसेस है। और ये कितना हो गया? 103.02 mm। सो ये आप पैटर्न बना रहे हो किसका? कास्ट आयरन को बनाने के लिए। ठीक है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मास्टर पैटर्न। सपोज ये आप बना रहे हो वुड का, वुड का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते थे स्टील का, ये स्टील का ऑब्जेक्ट आप वुड के पैटर्न से भी बना सकते हो डायरेक्टली, और मेटेलिक पैटर्न से भी बनाते हो। अगर आप ये स्टील का ऑब्जेक्ट मेटेलिक पैटर्न से बनाते हो तो उस पैटर्न को भी तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी मेटल का है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए जो हम पैटर्न यूज में लेते हैं उसे हम कहते हैं मास्टर पैटर्न। क्या कहते हैं? मास्टर पैटर्न। तो मतलब मेटेलिक पैटर्न को बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा, मेटेलिक पैटर्न को बनाने के लिए जिसका यूज कास्टिंग को बनाने के लिए किया जाता है, एक पैटर्न यूज में लिया जाता है जिसे हम कहते हैं मास्टर पैटर्न। और मास्टर पैटर्न पर आपके पैटर्न की अलाउंस और आपके ऑब्जेक्ट की अलाउंस ऐड होती है। आपके पैटर्न की अलाउंस और आपके ऑब्जेक्ट की अलाउंस ऐड होती है, इसलिए इन अलाउंस को हम कहते हैं डबल श्रिंकेज अलाउंस। इस अलाउंस को हम क्या कहते हैं? डबल श्रिंकेज अलाउंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि मास्टर पैटर्न पर मेटेलिक पैटर्न और मेटेलिक ऑब्जेक्ट दोनों की अलाउंस ऐड होती है। क्वेश्चन क्या आएगा? मास्टर पैटर्न पर जो हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डबल श्रिंकेज अलाउंस। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो स्टील का, तो उसके लिए बनेगा 102 mm का। और अगर आप ये पैटर्न बनाना चाहते हो किसका? कास्ट आयरन का, तो उसके लिए वुडन पैटर्न बनेगा 103.02 mm का। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि डबल श्रिंकेज अलाउंस हम कहां प्रोवाइड करते हैं? डबल श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन योर मास्टर पैटर्न।
आई होप यहां तक आपको ये चीज क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। सो दिस आर द पैटर्न मटेरियल। वुड का भी यूज कर सकते हो, मेटल्स का भी यूज कर सकते हो, ब्रास भी यूज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है। नाउ कम टू द प्लास्टिक्स कि पैटर्न मटेरियल में क्या हम प्लास्टिक्स भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, पैटर्न को बनाने के लिए हम प्लास्टिक्स भी यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, देखिए प्लास्टिक्स में आप क्या यूज में ले सकते हो? सर हम पॉलीस्टीरीन ले सकते हैं, पॉलीस्टीरीन फोम, पॉलीस्टीरीन फोम, पीवीसी, थर्मोकोल, इनका आप यूज में ले सकते हो। यहां से जो पैटर्न बनता है इसका जहां यूज होता है पॉलीस्टीरीन का, फोम का, ठीक है, तो इसका जहां यूज होता है उस कास्टिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फुल मोल्डिंग प्रोसेस। नाम याद रखो एक बार, फुल मोल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि हम कैविटी नहीं बनाते हैं, आपका मोल्डिंग बॉक्स फुल होता है, एकदम जगह नहीं होती उसमें लिक्विड मेटल डालने की। तो सर लिक्विड मेटल डालेंगे कैसे? हम पैटर्न के ऊपर ही लिक्विड मेटल डाल देंगे और पैटर्न जल जाएगा। ये होता है आपका फुल मोल्डिंग प्रोसेस, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, पैटर्न पर ही लिक्विड मेटल डालेंगे और लिक्विड मेटल का हाई टेम्परेचर होने के कारण ये इवेपोरेट हो जाएगा, कह सकते हैं जल जाएगा। तो इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, तो इसका एक और नाम है कैविटीलेस कास्टिंग या फिर मोल्डिंग प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपके पैटर्न का इवेपोरेशन होता है, तो इसलिए हम इसे इवेपोरेटिव मोल्डिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, कैविटीलेस कास्टिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैविटीलेस कास्टिंग प्रोसेस में हम कौन सा पैटर्न हम यूज में लेते हैं? तो हम लेते हैं उसमें पॉलीस्टीरीन या फिर फोम। ठीक है, पॉलीस्टीरीन फोम ले सकते हैं, पीवीसी नहीं लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फुल मोल्डिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कैविटी नहीं होती है। ठीक है, ये आपका कोई मोल्डिंग बॉक्स है, ये आपका पैटर्न है प्लास्टिक या अपने पॉलीस्टीरीन फोम। ठीक है, ये आपका पैटर्न है, ये आपकी मोल्डिंग सैंड है। ठीक है, मुझे सब पता चलता है कि कहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम इस पर लिक्विड मेटल डायरेक्टली पोर कर देंगे, दिस इज योर लिक्विड मेटल, डायरेक्टली इसके ऊपर गिराएंगे। तो गिराने से ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। यहां से ऐसे इवेपोरेट होगा तो गैसेस भी बाहर निकलेगी, तो गैसेस यहां से बाहर निकलेगी, गैस, तो ये इवेपोरेट होकर ऐसे फिल होगा लिक्विड मेटल। क्योंकि यहां पर कोई कैविटी नहीं थी इसलिए हम इसे कहते हैं फुल मोल्डिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? फुल मोल्डिंग प्रोसेस। कैविटी नहीं थी इसलिए हम कहते हैं कैविटीलेस प्रोसेस। क्योंकि यहां पे पैटर्न का इवेपोरेशन हो रहा था इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेटिव मोल्डिंग प्रोसेस। तो दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। और क्या मटेरियल हो सकता है सर? और आपका हो सकता है मरकरी। क्या हो सकता है? मरकरी हो सकता है। तो मरकरी कहां हम यूज में लेते हैं? मुझे एक आप बात बताइए कि जो ये मरकरी है ये मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी से बता दीजिए। मरकरी है वो क्या है? तो मरकरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है। एट द रूम टेम्परेचर इट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। तो मरकरी का जिस प्रोसेस में हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मरकास्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मरकास्ट प्रोसेस। और इस मरकास्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर एट द -39 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड ओनली दैट मरकास्ट प्रोसेस में जो पैटर्न बना होता है वो किसका बना होता है? मरकरी का। इजी गैस, मरकास्ट मरकरी। सर क्या और भी मेटल हो सकता है? बिल्कुल, वैक्स। जो आप वैक्स यूज में लेते हो उस वैक्स को भी, कैंडल में जो आप वैक्स यूज में लेते हो उस वैक्स को भी आप यूज में ले सकते हो एज ए पैटर्न मटेरियल।
कहाँ सर हम इसका यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। कहाँ करते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब नाम से ही देखिए, नाम से यहां से चीजें पकड़ने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सपेंसिव प्रोसेस है, खर्चे वाला है। मतलब एक्सपेंसिव है तो मतलब वैक्यूम में हो रहा होगा। कहां हो रहा होगा? वैक्यूम में हो रहा होगा, तभी तो एक्सपेंसिव हुआ। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो अभी के लिए आप याद में रखिए कि मरकरी का हम यूज करते हैं मरकास्ट प्रोसेस में एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, और वैक्स का हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। इन सभी पैटर्न मटेरियल का जो हम बता रहे हैं कि इसका हम यूज करते हैं, तो जब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैक्स का यूज कैसे करते हैं, फोम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वुड का यूज कैसे करते हैं, मेटेलिक पैटर्न्स हम कहाँ यूज में लेते हैं। अब मैं आपको एक नोट लिखाना चाहता हूं और उस नोट में 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, और वो 3 पॉइंट क्या होते हैं वो देखिए। नोट में मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, और वो 3 पॉइंट क्या है जल्दी से देखिए। वो 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक पैटर्न्स। लिखिए आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट। इट में बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कि कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो आप पैटर्न यूज में लेते हो वो किस मेटेरियल का होता है? सर वो जो मेटल होता है वो प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट कम टू द मेटेलिक पैटर्न। मेटेलिक पैटर्न्स कहां यूज में होते हैं? मेटेलिक पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मेटेलिक पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि जब हम इसका मास प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो कोई मॉइस्चर वाली दिक्कत नहीं आएगी, जैसे दिक्कत आपके वुडन में आती थी। सो अब बात करते हैं वुडन पैटर्न की। सो वुडन पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर large sized objects in small production। अब देखो यहां से बहुत सारे पॉइंट है जो आपको कॉमन सेंस से क्लियर करने चाहिए कि जो ये आपका वुडन पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है? वुडन पैटर्न है। इट विल बी यूज्ड फॉर द लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। अब यहां से एक पॉइंट और आ जाता है कि कास्टिंग से हम लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ द कास्टिंग तो ऐसा नहीं है स्मॉल साइज नहीं करते हैं, स्मॉल साइज भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कास्टिंग से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब लार्ज साइज का जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा स्मॉल ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि से फॉर एग्जांपल कि जो आप लैथ मशीन बना रहे हो, द प्रोडक्शन ऑफ द लैथ मशीन विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी कार। ठीक है, दोनों की क्या प्रोडक्शन रेट सेम होती है? नहीं। द प्रोडक्शन रेट और द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लैथ मशीन कैन नॉट बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्केच। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल प्रोडक्ट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इट विल बी यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन। लैथ मशीन का कभी भी मास प्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चीज कि जो आपका वुडन पैटर्न होता है ये लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्यों यूज में लेते हैं? बिकॉज इसका जो वेट होता है वो एज कंपेयर टू मेटेलिक पैटर्न कम होता है, तो इसको उठाने में आसानी रहती है। क्योंकि अगर आप लार्ज साइज का पैटर्न ही मेटल का बना दोगे तो क्या जरूरत है आपको ऑब्जेक्ट बनाने की? आपको क्या जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट बनाने की? तो यही चीज दिमाग में घुसनी चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल प्रोडक्शन में अगर आपको लार्ज साइज ऑब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज ऑफ द लाइट वेट प्रॉपर्टी वुडन पैटर्न विल बी यूज्ड। अब क्योंकि ये स्मॉल प्रोडक्शन है तो वुडन पैटर्न का बार बार यूज नहीं होगा,
तो उसकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, मास प्रोडक्शन है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं तो मेटेलिक पैटर्न में ज़्यादा वेट नहीं होगा, उठाना आसान होगा। और यहाँ पर अगर हम इसका मास प्रोडक्शन में यूज में ले रहे हैं तो मेटेलिक पैटर्न्स पर मॉइस्चर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। Now come to the plastic patterns. Plastic patterns will be used for the complex shape of the object. So यहाँ तक मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।